मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। आरबीआई गवर्नर, आई प्रॉमिस टू पे द वेयर द सम ऑफ 100 रुपी। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 99% लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको इस लाइन का सही मतलब नहीं पता है। इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट में बताइएगा क्या आप उन 1% लोग में आ गए हैं जिनको इसका मतलब समझ आया है। आप आरबीआई ऑफिसर बनेंगे, स्टार्टिंग में ही 30 लाख तक की भी सैलरी होगी, उसकी थोड़ा डिटेल दिखाऊंगा इस वीडियो में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आरबीआई कैसे पैसा कमाता है? इसे अगर आरबीआई भारत सरकार को पैसा दे सकता है तो आरबीआई कहाँ से पैसा लाता है और ज्यादा पैसा क्यों नहीं दे देता है? देश की गरीबी ना दूर हो जाए? क्या आरबीआई जितना चाहे उतना पैसा प्रिंट कर सकता है? हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंद्र प्रकाश जोशी और इस वीडियो में इन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं आपको दूंगा। आप जान पाओगे कि हाउ मनी इज ए कॉन्सेप्ट व्हिच इज बियॉन्ड द करेंसी नोट। सबसे पहले बात करते हैं कि करेंसी प्रिंट करने की अथॉरिटी कहाँ से आई आरबीआई के पास। तो आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 22 में आरबीआई को अथॉरिटी दी है। आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी टू इशू द बैंक नोट्स। इशू का मतलब होता है नोट को जारी करना, लेकिन नोट को प्रिंट करने के लिए 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं जिसमें 2 भारत सरकार की हैं और ये आपके लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। 2 भारत सरकार की देवास में और नासिक में। और जब नोट प्रिंटिंग की रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो आरबीआई ने और 2 नोट प्रिंटिंग प्रेस डाली हैं। वो आती हैं बीआरबी एनएमएल के अंदर, भारतीय नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, जो एक फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी है आरबीआई की। और ये 2 प्रेस है मैसूर में और साल्बोनी में। तो टोटल आज की डेट में 4 प्रेस हैं। इन प्रेस से नोट प्रिंट होके आरबीआई के पास आता है। लेकिन कितने नोट प्रिंट करने हैं इसकी प्लानिंग करने के लिए आरबीआई बजट लेता है और आरबीआई अपने 27 रीजनल 27 रीजनल ऑफिसेस, एग्जाम क्वेश्चन अगेन, आरबीआई हैज 31 ऑफिसेस टुडे। 31 ऑफिसेस में से मैं 27 की बात कर रहा हूँ। रीजनल ऑफिसेस से डेटा लेता है कि उनके हिसाब से कितना करेंसी नोट उन्हें अगले साल चाहिए पड़ेगा। वो एक बजट बना के ये जो 4 करेंसी प्रेस हैं उनको वो एस्टिमेट भेजता है कि अगले साल हमें डिनोमिनेशन वाइज इतने नोटों की रिक्वायरमेंट होगी। उसके लिए स्टेटिस्टिकल टूल्स भी यूज किए जाते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं मनी की, मैं उसको समझाता हूँ आगे। जब हम मनी की बात करते हैं तो करेंसी नोट इज ओनली ए पार्ट ऑफ द मनी इन सर्कुलेशन। आपके और मेरे बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो भी मनी इन सर्कुलेशन है। और यहाँ पर आरबीआई को ये भी हिसाब रखना होता है कि कितने नोट हमने इशू किए। जब आरबीआई नोट इशू करता है उसको मालूम है, क्योंकि जो नए नोट उन्होंने इशू किए हैं उनके तो सीरियल नंबर वाइज सारा डाटा उनके पास है। जब नोट इशू करे उसके बाद जो सॉइल नोट हो गए वापस आ गए और सॉइल नोट को डिस्ट्रॉय किया जाता है। वो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि एक नोट की स्कैनिंग होती है, कोई 4th नोट डिस्ट्रॉय ना हो। 4th नोट को तो निकालना है ना सिस्टम से, तो जो बाकी पुराने नोट है उनको डिस्ट्रॉय कर लिया जाता है। दोज हु आर नॉट फिट फॉर द सर्कुलेशन, उन नोट को माइनस कर देंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि आज कितने नोट सर्कुलेशन में चल रहे हैं। नए नोट इशू किए और कितने नोट डिस्ट्रॉय कर दिए, तो बाकी सारे नोट सर्कुलेशन में हैं। हम इससे पहले बात करें कि आरबीआई अनलिमिटेड नोट क्यों नहीं प्रिंट कर लेता है। पहले आपको समझना होगा कॉइन के बारे में। ध्यान से आप देखिए, कॉइन कौन इशू कर रहा है? इशू आरबीआई ही करता है यहाँ पर भी, बट कॉइन मिंट करता है गवर्नमेंट। अंतर है। 1 रुपए का नोट पे ध्यान से देखिए, 1 रुपए के नोट पे किसके सिग्नेचर हैं। यहाँ अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप पूरी वीडियो को समझ जाएंगे। 1 रुपए के नोट पे सिग्नेचर है फाइनेंस सेक्रेटरी के। तो जो कॉइन है या 1 रुपए का नोट है जिसको हम रुपी कॉइन भी बोलते हैं, वो भारत सरकार की लायबिलिटी है, क्योंकि वो इशू किसने किया है? वो भारत सरकार ने किया है। उस पर सिग्नेचर किसने किए हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी ने किए हैं। लेकिन रुपए पे किसने सिग्नेचर किए हैं? आरबीआई गवर्नर ने किए हैं। कॉइन की मिंटिंग के लिए देयर इज ए कॉइनेज एक्ट 1906। कॉइन की मिंटिंग 4 मिंट्स में होती है और ये चारों मिंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिंट्स हैं। ये भी आपको याद होना चाहिए मिंट कहाँ है, और बहुत आसान है याद रखना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट चारों जगह हैं, क्योंकि कॉइन के ट्रांसपोर्टेशन में बहुत खर्चा होता है, बहुत हैवी होती है। अगर आप आधा ट्रक भर लेंगे ना, उसके बाद जो लोड आता है व्हीकल पे, बिकॉज इट्स ए मेटल। नॉर्थ में है नोएडा में, साउथ में है हैदराबाद में एक्चुअली 2, क्योंकि मैं वहां पर था, सैफाबाद और चल्लापल्ली में, और ईस्ट साइड में है कोलकाता, अलीपुर में गवर्नमेंट की मिंट है। और चौथी सेंट्रल ऑफिस मुंबई के पास, आरबीआई का सेंट्रल ऑफिस इज एट मिंट रोड, तो चौथी जो मिंट है वो है मुंबई। आरबीआई अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ नोट्स क्यों नहीं प्रिंट कर पाता है? क्योंकि जब नोट प्रिंट करता है, जैसे मैंने आपको बताया, गवर्नर क्या लिख रहे हैं उसमें, आपको मतलब धारक मीन्स बेरर, जिसके हाथ में ये करेंसी नोट है, धारक को मैं 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। मैं सोचता था अच्छा 100 रुपए तो मेरे हाथ में है, तो मुझे अब क्या वचन दे रहे हैं?
यहाँ पर आपको समझना है ये 100 रुपया नहीं है। तो फिर 100 रुपया क्या है? मनी इज ए कॉन्सेप्ट। ये तो एक कागज पर लिख के दिया गया वचन है कि जिसके पास भी ये पेपर है उस पेपर को गवर्नर बोल रहे हैं कि मैं उसको 100 रुपया दूंगा, यानी कि 100 रुपए की वैल्यू दूंगा। तो ये वैल्यू क्या है? एक नजर डालिए आरबीआई की बैलेंस शीट पे। यहाँ पर आप देखिए नोट इशूड, ये है आरबीआई की लायबिलिटीज जो गवर्नर ने साइन कर दिया कि इतने नोट मैंने इशू किए हुए हैं। ये किसके अगेंस्ट है? अब एसेट क्या है, क्योंकि अगर आपने कोई लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट मैच करनी है ना, एसेट और लायबिलिटी बराबर होने हैं। आप देखिए एसेट्स हैं आरबीआई के पास, जैसे गोल्ड। सबसे इंटरेस्टिंग कॉइन, मैंने आपको बोला था ना कॉइन, क्योंकि गवर्नमेंट की लायबिलिटी है तो वो आरबीआई के लिए एसेट बन जाता है। और रुपी कॉइन। आरबीआई की बैलेंस शीट दो हिस्सों में होती है, एक बैंकिंग डिपार्टमेंट बीडी और इशू डिपार्टमेंट जो नोट इशू के लिए होता है। यहाँ पे लिखा भी है एज बैकिंग फॉर नोट इशूड की बैकिंग क्या है? गोल्ड, जो इशू डिपार्टमेंट में गोल्ड पड़ा है, और इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में मेजर अमाउंट है एसेट्स का जो आपको मिल रहा है इशू डिपार्टमेंट के। और आप देख रहे होंगे कि इशू डिपार्टमेंट के जो एसेट्स हैं और जो लायबिलिटीज हैं 26 लाख करोड़ वो मैच कर रहे हैं। तो करेंसी की एक वैल्यू को मेंटेन करने के लिए आरबीआई को, भारत सरकार को, बिकॉज अल्टीमेटली आरबीआई इज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, तो भारत सरकार को आरबीआई को एक बैलेंस रखना होता है। तो वो बैलेंस कहाँ से आ रहा है? करेंसी की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए या तो हमारे पास उतना गोल्ड है, फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट है। गवर्नर जब प्रॉमिस कर रहे हैं, जब आरबीआई प्रॉमिस कर रहा है तो उसको अपनी लायबिलिटी और एसेट्स को मैच करके रखना है, इसलिए वहां पर रेस्ट्रिक्शन आ जाती है कि कितना नोट हम प्रिंट कर सकते हैं। और आपने ध्यान दिया 1 रुपए के नोट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं लिखा है, क्या लिखा है? भारत सरकार, क्योंकि वो नोट भारत सरकार इशू कर रही है। नॉर्मली अगर आप कहीं बुक में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि जो रुपया है वो गोल्ड बैक्ड है। देखिए जब शुरुआत हुई थी रुपया छपने की तो उस समय ये गोल्ड बैक्ड होता था। इसको आप हिस्ट्री ऑफ द करेंसी पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि पहले जो करेंसी इशू होती थी इट वाज पैक्ड टू गोल्ड, मतलब पहले तो फुल अमाउंट ऑफ गोल्ड होता था, बाद में ये हुआ कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ गोल्ड रखेंगे। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं होता है। आज की डेट में इट्स ए फिएट करेंसी, तो जो गोल्ड का अमाउंट है वो बार बार चेंज नहीं हो रहा है। अगर मैं आज की डेट में आपको बोलूं आरबीआई के पास टोटल जो गोल्ड है वो है 760 मैट्रिक टन, 760.42 मैट्रिक टन। ह्यूज है वैसे तो गोल्ड काफी ज्यादा है। और कहाँ रखा है ये? इंडिया में अगर आपको मनी हाइस्ट का प्रोफेसर बनना है तो आप सोचोगे कहाँ पर है ये गोल्ड? ये है आरबीआई के नागपुर ऑफिस में। दिस इन्फॉर्मेशन इज पब्लिक, मैं वही बात करूंगा जो पब्लिकली अवेलेबल है। और सारा 760 टन वहां नहीं रखा है, बिकॉज सम ऑफ द गोल्ड इज केप्ट एज ए डिपॉजिट इन बैंक ऑफ इंग्लैंड। आई थिंक 10-11 मैट्रिक टन के आसपास है, बट ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। मैंने एक दूसरी वीडियो में बताया था कि 1991 के क्राइसिस के टाइम में इंडिया को अपना गोल्ड वहां गिरवी रखना पड़ा था, बिकॉज हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व था ही नहीं, तो हमने गोल्ड गिरवी रख के IMF से लोन लिया था। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से जो हमारा टोटल फॉरेक्स रिजर्व है उसका 6.8% जो है गोल्ड है, और इंडिया की जो पोजीशन है ओवरऑल गोल्ड रिजर्व के मामले में वो है 9। लास्ट ईयर 10th पोजीशन पे था, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के हिसाब से अब 9th पोजीशन पर है। इस बैलेंस शीट को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आरबीआई अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ करेंसी प्रिंट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको किसी न किसी एसेट से बैक होना है। और जैसा कि बहुत सारे देशों में हुआ जहां पे उन्होंने एक्सेस करेंसी प्रिंट करी तो करेंसी की वैल्यू भी खत्म हो जाती है। करेंसी नॉट मनी। अगर आरबीआई बहुत सारा नोट प्रिंट करता जाए, हम सबको बांटता रहे, तो क्या हो जाएगा? देश में कोई उससे उत्पादन बढ़ गया है क्या? बिकॉज करेंसी तो केवल एक्सचेंज का एक माध्यम है, चाहे वो डिजिटल मनी हो, आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन हो रहा है, चाहे वो फिजिकल करेंसी हो, क्योंकि मनी एक कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना जरूरी है। अब प्रश्न आता है आरबीआई फिर अर्न कैसे करता है? तो इसके लिए मैं आपको आरबीआई का इनकम स्टेटमेंट दिखाता हूँ, सिंपल तरीके से समझेंगे। मेजर इनकम आती है इंटरेस्ट है। आरबीआई जब बैंकों को लोन देता है तब तो इंटरेस्ट चार्ज करता है, चाहे वो रेपो में ही दे रहा हो। और जब बैंकों से CRR डिपॉजिट मांगता है तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं देता। प्रिंटिंग और नोट तो खर्चा, देखिए एक्सपेंडिचर है, बहुत बड़ा खर्चा है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया, अराउंड 9,000 करोड़ का एम्प्लॉय कॉस्ट है। लास्ट 2020 का डेटा है ये लेटेस्ट। 12,000 एम्प्लॉयज अगर आप डिवाइड कर दोगे, ये करीब 70 लाख रुपीस पर एम्प्लॉय कॉस्ट है। अगर हम बोलते हैं आपको 25-30 लाख का CTC है, अब यकीन आ रहा है? बैलेंस शीट का डेटा है। चलिए इस पर आते हैं कि आरबीआई अर्न कहां से करता है। इंटरेस्ट इनकम जो हम बोल रहे थे कि बैंकों को भी लोन देता है, और
गवर्नमेंट को भी लोन देता है, स्टेट गवर्नमेंट को भी लोन देता है। इनकम आती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, जो आपने विदेशों में इन्वेस्ट किया हुआ है, इंक्लूडिंग द डिपॉजिट केप्ट इन डिफरेंट बैंक इंटरनेशनली। और उसके अलावा बाकी अदर इनकम भी है। बड़े अगर अमाउंट देखें तो कमीशन इनकम होती है, एजेंसी चार्जेस होते हैं गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन में, देखिए ये भी बड़ा अमाउंट है। बट सबसे बड़ा अमाउंट है इंटरेस्ट इनकम होल्डिंग ऑन द रुपी सिक्योरिटीज, जो डोमेस्टिक इनकम है। आरबीआई जो गवर्नमेंट के बॉन्ड में उनमें इन्वेस्ट करता है और उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो कमाता है। उसके अलावा जब बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, अगर सस्ते में खरीदे महंगे में बेचेंगे तो उससे भी इनकम होती है। आरबीआई डॉलर भी खरीदता है और कई बार सस्ते में खरीदता है महंगे में बेचता है, तो वहां पर भी इनकम होती है। लेकिन आरबीआई अपनी बैलेंस शीट में प्रॉफिट नहीं दिखाता है, क्योंकि आरबीआई एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी नहीं है। जो सरप्लस इनकम होती है, देखिए गवर्नमेंट के ही बॉन्ड में इन्वेस्ट करके गवर्नमेंट से ही कमाया और गवर्नमेंट को बाद में सरप्लस वापस कर दिया, और उसके अलावा भी जो मैंने सोर्सेज डिस्कस किए उनसे भी आरबीआई कमाता है। आरबीआई का भारत सरकार को सरप्लस वापस करना बिल्कुल जायज है। अब इस वीडियो को देख के इतना तो आप समझ गए होंगे कि आरबीआई अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ करेंसी प्रिंट नहीं कर सकता, क्योंकि नहीं तो हमारी करेंसी भी वेनेजुएलन बोलीवार बन जाएगी। वेनेजुएलन बोलीवार कैन बी एग्जाम क्वेश्चन। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ये जो बेयरर प्रॉमिसरी नोट है, देखियो बेयरर है मतलब जिसके पास है उसी का है, बेयरर है। तो ये जो बेयरर प्रॉमिसरी नोट है, प्रॉमिसरी नोट क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉमिस किया गवर्नर ने। इसमें क्यों ये लिखा हुआ है, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। अगर आप उन 1% लोगों में आ गए हैं तो प्लीज कमेंट में बताइए, हम आपके लाते रहेंगे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जो आपको एग्जाम प्रिपरेशन में भी हेल्प करेंगे और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये YouTube को समझ में आता है। थैंक यू।